हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया है यूनिट 3 जिसमें हम लोग सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जिसका पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उससे पहले मैंने बताया साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम है जी.एन. रामचंद्रन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया है, इनकी जो डिस्कवरी है बोल सकते हैं कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर बताया किसका, कोलेजन का। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं, ये कोचिन के रहने वाले हैं, उसी के आसपास के रहने वाले हैं। इनके पिताजी मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं लोकल कॉलेज में, जिसकी वजह से इनका जो इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ गया। ठीक, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित तब हुए जब ये पीएचडी कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। कब, 1949 में। तो उस समय रामचंद्रन किससे मिले, लिनियस पॉलिन से मिले, जिनसे इन्फ्लुएंस्ड हुए। वो उस किस समय काम कर रहे थे, वो काम कर रहे थे प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा सीटेड स्ट्रक्चर पे, जो इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। तब जाके इन्होंने क्या किया, जो कोलेजन का स्ट्रक्चर है उसे पूरी तरीके से सॉल्व आउट किया। इनके जो काम है, जो भी बोल सकते हैं, इनका जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसे हम क्या बोलते हैं, रामचंद्रन प्लॉट। ठीक है, इस पे ही इन्होंने काम किया था। इनकी जो डिस्कवरी थी ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर कोलेजन का, पब्लिश्ड हुआ था नेचर में 1954 में। ठीक है, जहाँ पे पूरा कन्फर्मेशनल यहाँ पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर बताएंगे और उसी को हम क्या बोलते हैं, रामचंद्रन प्लॉट बोलते हैं। इनके बारे में बस इतना था। ये 78 साल तक जिंदा रहे। इनका जन्म कब हुआ था, 1992 में हुआ था, और कब डेथ हुई थी, 2001 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, स्टार्ट कर दिया था कि जब अपने आसपास देखते हैं तो कुछ चीज़ें क्या होती हैं, लिविंग होती हैं, कुछ डेड होती हैं। लेकिन जितने भी ऑर्गेनिज्म जिंदा हैं, ठीक है, जितने भी चीज़ें हमें जिंदा दिखती हैं वो किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या दिया गया है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शन यूनिट है क्या, हमारे बॉडी का सेल, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में एक ही सेल है, ठीक है, वो भी जिंदा है, वो भी सारे काम कर रहे हैं, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, सारे काम कर रहे हैं, सिर्फ एक सिंगल सेल से, वो भी क्या है, लिविंग है। लेकिन ज़्यादा करके जो सेल हैं बॉडी में बहुत ढेर सारे हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत ढेर सारे सेल हैं, वो ज़्यादा करके अपने अपने काम को डिवाइड कर दिए। कुछ सेल क्या कर रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहे हैं, कुछ रिस्पायरेटरी कर रहे हैं, कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम संभाल रहे हैं, कुछ एक्सक्रीटरी सिस्टम, सबका अपना अलग अलग काम हो गया। फिर बात करते हैं सेल है क्या, व्हाट इज सेल। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी में बस एक सेल है, कहाँ पाए जाएंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटिस्टा के जितने मेंबर हैं वो सब क्या है, यूनिसेलुलर है। उनके बॉडी में बस एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक ही सेल से बॉडी बनी हुई है। इनका इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस होता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं होती, क्योंकि इनकी बॉडी में जब एक ही सेल है वो सारा काम कर रहा है। जितने भी एसेंशियल फंक्शन है बॉडी के, एक सेल ही काम कर रहा है। जिस दिन कोई भी स्ट्रक्चर कम हो जाए कंप्लीट सेल से, मान लीजिए कोई ऑर्गेनल्स की कमी हो गई या फिर साइटोप्लाज्म में कोई प्रॉब्लम हो गया, अगर कुछ कम हुआ, सेल के स्ट्रक्चर में थोड़ी सी दिक्कत आई, उस दिन वो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, उसकी सर्वाइबिलिटी जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए सेल को फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड बोल सकते हैं फंक्शन यूनिट कहा जाता है। सबसे पहले बोल सकते हैं, सबसे पहले डेड सेल, लाइफ सेल नहीं, डेड सेल। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, 1665 में किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था। कहाँ देखा था, वो प्लांट, जैसे बार्क होता है, कोई ट्री है, उसका जो बार्क है उस पर माइक्रोस्कोप से देखा। उन्होंने देखा तो, बट वो क्या था, डेड सेल था। उसका जो स्ट्रक्चर था कैसे देखने में लग रहा था, जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो, हेक्सागोनल शेप, इस तरीके का स्ट्रक्चर था, बट वो डेड सेल थे, उसे कॉर्क बोलते हैं। लेकिन लाइव सेल, जिंदा सेल किसने देखा पहली बार, एंटोवन वॉन लीवनहॉक। इन्होंने कहाँ देखा, स्पर्म में देखा, आरबीसी में देखा, प्रोटोजोआ में देखा, बैक्टीरिया में देखा, डिफरेंट जगह पे लाइफ सेल इन्होंने देखा माइक्रोस्कोप की मदद से। फिर आए रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने क्या डिस्कवर किया बाद में, न्यूक्लियस को देखा सेल के अंदर। क्योंकि देखिए सेल देखना आसान था माइक्रोस्कोप से, लेकिन सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स देखना बहुत ज़्यादा कठिन था। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पूरी तरीके से आया, अंदर के जो स्ट्रक्चर्स थे, बोल सकते हैं ऑर्गेनल्स वगैरह थे किसके अंदर, सेल के अंदर, उसे स्टडी करना बहुत ईजी हो गया जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ चुका था। फिर देखते हैं सेल थ्योरी के बारे में। 1838 में स्लेडन आए, ठीक है, जो क्या है, जर्मन बोटैनिस्ट है। अब एनसीईआरटी में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जर्मन बोटैनिस्ट है, जूलॉजिस्ट है, दोनों। अभी एक साइंटिस्ट और आगे हैं, स्वान, वो भी क्या है, जर्मन के रहने वाले हैं। ये स्टडी करते हैं, ये जो बोटैनिस्ट है इसका मतलब प्लांट सेल पे ही काम करेंगे। ये ढेर सारे प्लांट सेल पे काम करते हैं कि जो प्लांट के सेल है डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने, और एक साथ ये जब सेल इकट्ठा हो जाए तो इन्हें हम टिश्यू कहते हैं। उसी के एक साल बाद बोल सकते हैं थ्योर स्वान आए, वो भी क्या है, जर्मन के जूलॉजिस्ट है, जो भी स्टडी करे डिफरेंट टाइप के एनिमल के सेल पे। ठीक है, इन्होंने देखा कि जो
एनिमल का सेल, उसके बाहर की जो कवरिंग है, पतली सी वो परत है, पतली सी वो झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, आज के समय में उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। फिर उन्होंने सोचा अगर ये एनिमल सेल के ऊपर इतनी पतली सी लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आज के समय में कहा जा रहा है, क्या प्लांट के सेल के ऊपर भी है? उन्होंने देखा कि जो प्लांट के टिश्यू हैं, जो प्लांट के सेल है, उनके पास तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक बड़ी सी परत है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, जो कि यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है किसका, प्लांट सेल का। फिर इसके बाद देखते हैं कि जो स्वान है, उन्होंने अपनी एक प्रपोज की हाइपोथेसिस, उन्होंने बोला कि जितने भी एनिमल हैं, प्लांट है, उनकी जो बॉडीज हैं वो किससे बनी है, सेल से बनी है और सेल के प्रोडक्ट से बनी हुई है। अगर हम बात करते हैं सेल थ्योरी की, तो सेल थ्योरी ना दोनों लोग मिलकर दिए हैं, स्लाइडन भी दिए हैं, स्वान, दोनों लोग एक साथ इकट्ठा हुए अपनी थ्योरीज रखें और इन्होंने बताया कि सेल थ्योरी के बारे में कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट एनिमल हैं, उनमें उनकी जो बॉडी है किससे बनी हुई है, सेल और सेल के प्रोडक्ट से। लेकिन इनका एक ड्रॉबैक था कि ये नहीं बता पा रहे थे कि ये जो सेल है ना, ये कैसे बन रहा है, सेल का बोल सकते हैं कि सेल, नया सेल कैसे फॉर्म्ड हो रहा है। उसी समय 1855 में, ठीक है, 1855 में कौन है, रुडोल्फ विर्चर, उन्होंने बताया कि जो सेल है, ठीक है, जो नए सेल है वो फॉर्म हो रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मान लीजिए कोई पुराना सेल है, ये इसने ग्रोथ किया, डिवीजन किया, दो नए सेल बन गए, ठीक है, इस तरीके के दो नए सेल बन गए। लेकिन जो नए सेल हैं ये किससे आ रहे हैं, अपने पुराने वाले सेल से आ रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। इसे उन्होंने क्या कहा, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। जो रुडोल्फ विर्चर थे, इन्होंने क्या किया, जो सेल थ्योरी स्लाइडन और स्वान पहले दे चुके थे उसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और फिर से उसको एक फाइनल शेप दिया, जो आज के समय में हम जिस सेल थ्योरी को पढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑर्गेनिज्म में जितने भी जिंदा वाले ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनी हुई है। इसके अलावा जो नए सेल है वो कहाँ से बन रहे हैं, अपने पुराने सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। फिर हम लोगों ने क्या देखा, एक ओवरव्यू लिया सेल का, जैसे कि अगर हमें प्लांट सेल में देखना है, पढ़ना है उसके बारे में, तो हमने ओनियन का पील लिया, ओनियन का एक छिलका लिया, ह्यूमन के चिक का एक सेल लिया, फिर वहाँ पे देखा हमने कि जो ओनियन का जो बोल सकते हैं पील है, उस छिलका, उसको हम प्लांट सेल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो हम देखते हैं उसके आउटर बाउंड्री जो बाहर है, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, आपको सेल वॉल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बात करते हैं ह्यूमन चिक, जो कि एनिमल का सेल है, उसमें हम लोग बाहर देखेंगे कौन सा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। लेकिन दोनों ही सेल में, प्लांट हो चाहे एनिमल, दोनों ही सेल में अंदर की तरफ क्या, एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड यहाँ डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, वो क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में क्या है, डीएनए है, डीएनए के ऊपर जीन है, जो आगे चल के रिप्रोडक्शन में यही जीन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, कहाँ से, पेरेंट्स से प्रोजेनी में, ओके। इसी को हम जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं, डीएनए को। फिर देखते हैं कि जो सेल है उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई है, वो यूकैरियोटिक होंगे। ऐसे सेल जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई उसे यूकैरियोट्स बोलेंगे, जिनके पास नहीं है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई नहीं प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट्स बोलेंगे। चाहे हम बात करें यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, दोनों के पास क्या है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। सेमी फ्लूइड का मतलब क्या है, आधा फ्लूइड है, आधा उसमें कुछ सॉलिड सब्सटेंस प्रेजेंट है। अगर यूकैरियोट्स है तो उनके पास क्या है, वेल डिफाइंड बोल सकते हैं ऑर्गेनल्स है। लेकिन अगर प्रोकैरियोट की बात करते हैं, उनके पास ऑर्गेनल्स तो नहीं प्रेजेंट है, लेकिन राइबोसोम, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो क्या है, सेमी फ्लूइड बना रहे हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। जो साइटोप्लाज्म होगा किसी सेल का, क्या होगा, लार्ज वॉल्यूम वही ऑक्युपाई करेगा। और साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या होता है, जितनी भी सेलुलर एक्टिविटी होती है, जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है, जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से सेल जिंदा है और हमारी बॉडी जिंदा है, वो सब कहाँ हो रहा है, मेन एरिया कहाँ है जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो साइटोप्लाज्म है। फिर देखते हैं न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल में और भी ढेर सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, जिनके ऊपर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। कुछ के पास डबल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, कुछ के पास सिंगल। अगर बात करते हैं सिंगल मेम्ब्रेन की, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेन का है, माइक्रोबॉडीज हो गया, जो वैक्यूल है ये भी क्या है, सिंगल है, जो प्लांट में पाए जाते हैं। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट जो है डबल मेम्ब्रेन है, वो प्लांट में पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या है, ऐसे कोई ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट है जो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, मतलब कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। अब देखते हैं राइबोसोम, एक ऐसा बोल सकते हैं ऑर्गेनल है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन लेस है ये, ठीक है। ये चाहे यूकैरियोट का सेल हो चाहे प्रोकैरियोट का सेल हो, दोनों जगह पाया जाएगा। इसके अलावा राइबोसोम साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाया जाता, इसके अलावा ये कहाँ पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स है वहाँ पाया जाएगा। जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें जो स्ट्रोमा एरिया है वहाँ पे पाया जाएगा। इसके अलावा जो भी न्यूक्लियस है, अगर यूकैरियोट का न्यूक्लियस है, वहाँ से निकलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, कुछ नेटवर्क इस तरीके से निकलेगा, जालनुमा नेटवर्क निकलेगा, उसके ऊपर राइबोसोम चिपके होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे।
फिर देखते हैं एनिमल सेल के पास भी कुछ एक ऐसा खास चीज़ है जो क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ऐसा ऑर्गेनल्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं। सेंट्रोसोम ऑर्गेनल कैसे बनते हैं, देखिए यहाँ पे 2 सेंट्रियोल यहाँ पे क्या होंगे, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। इसी ऑर्गेनल्स को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोसोम बोलेंगे। ये हेल्प करते हैं किसमें, सेल डिवीजन में। किसमें करेंगे, एनिमल में। मोस्ट ऑफ द प्लांट में एब्सेंट होते हैं। बात करेंगे अगर सेल का डिफरेंट साइज, शेप, एक्टिविटी। जो सेल होते हैं वो डिफरेंट टाइप के, उनका शेप हो सकता है, उनका साइज हो सकता है, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्मा जो सबसे छोटा क्या है, लिविंग सेल है, जिंदा रह सकता है, बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है। उसका लेंथ कितना है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ है। अगर बात करते हैं बैक्टीरिया, जो जनरली होता है 3 से 5 माइक्रोमीटर। आप ऐसे याद कर सकते हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं, 3 से 5 करते हैं, मतलब बीमारी कॉज करते हैं, ठीक है। तो 3 से 5 माइक्रोमीटर होगा। और सबसे बड़ा अगर सिंगल सेल देखा जाए तो ऑस्ट्रिच का एग होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो जो उनका रेड ब्लड सेल है, ठीक है, 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। सबसे लंबा या लॉन्गेस्ट या ब्रांचिंग जिसमें देखने को मिलेगा वो कौन सा सेल होगा, वो होगा नर्व सेल, ठीक है। सेल जो होते हैं ये अपने शेप में भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के शेप भी शो कर रहे हैं, जैसे डिस्क लाइक है, पॉलीगोनल है, कलमनार है, क्यूबॉइडल है, थ्रेड लाइक, इरेगुलर मतलब स्क्वैमस एपिथेलियम की तरह स्ट्रक्चर दिखाएंगे। जो शेप है सेल का वो वेरी करता है उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। ये ऐसा ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो शेप है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करता है या फंक्शन जो है शेप के अकॉर्डिंग करता है। जो शेप होगा किसी भी सेल का वो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग होगा। अगर उसका फंक्शन है किसी को मार के खाना तो एमीबॉइड शेप का होगा। अगर उसका फंक्शन है गैसेस का एक्सचेंज कराना तो उसका इरेगुलर शेप होगा। मीन्स जो ब्लड वेसल में पाए जाते हैं तो उनका जो शेप है ना उनके फंक्शन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिए गए थे कि जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो राउंड बाई कॉनकेव होते हैं। अगर हम बात करते हैं WBC के, एमीबॉइड होते हैं, वो क्या करते हैं किसी भी टाइप का अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जहाँ देखें एंटीजन, जहाँ देखा उनको मार के खाना है वो अपना शेप बना लेंगे। कलमनार एपिथेलियम की बात करते हैं, लॉन्ग होते हैं, लंबे शेल होते हैं और इनमें जो न्यूक्लियस होता है बेस से प्रेजेंट होता है, इलॉन्गेटेड होता है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टमच में प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। अगर नर्व सेल की बात करते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, लॉन्ग होते हैं। हमारे बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट ब्रांच वाला जो नर्व सेल है यही है। फिर बात करते हैं अगर हम लोग जाइलम के एलिमेंट्स देखेंगे, जैसे कि ट्रैकेट्स जो इलॉन्गेटेड होते हैं, लंबे होते हैं। मेसोफिल सेल की बात करते हैं, राउंड होते हैं, ओवल होते हैं, जिनके पास क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल जो हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में, प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। फिर देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, ऐसे सेल जिनके पास कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, मतलब इनके न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा हो गया, पिपियल्लो हो गया, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म हो गया। ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं जिससे क्या होते हैं ये इजीली अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाते हैं एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। इनमें बोल सकते हैं इनका शेप साइज भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है। यहाँ पे 4 बेसिक शेप दिए गए हैं बैक्टीरिया का, ये याद रखिएगा। ये शेप से किसके, बैक्टीरिया के। अगर रॉड जैसा बैक्टीरिया दिख रहा है तो बैसिलस होगा, अगर छोटे छोटे स्पेरिकल शेप में दिख रहे हैं तो कोकस होगा, अगर कॉमा लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है तो विब्रो होगा, अगर स्पाइरल स्ट्रक्चर है तो क्या है, स्पाइरुलम होगा। बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन और कि किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं क्या होते हैं, उनमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो प्रेजेंट होती है सब में इक्वली प्रेजेंट होती है, बट उनका शेप क्या होता है, अलग अलग होता है, उनका फंक्शन अलग हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोकैरियोटिक सेल का फंडामेंटली सिमिलर है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, 70s राइबोसोम प्रेजेंट है, मिसोसोम प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, कॉमनली प्रेजेंट होंगी प्रोकैरियोटिक सेल में, बट उनका जो फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग से इनका शेप भी क्या करेगा, वेरी करेगा। और जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होंगे सबके पास क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होगी जिसे हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल बोलेंगे। लेकिन किसको छोड़ के, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बोल सकते हैं लिविंग सेल है जिसके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है। अगर बात करते हैं सेमी फ्लूइडिक की मैट्रिक्स में, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जहाँ पे ढेर सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। इनके पास कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, मतलब इनके न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है। न्यूक्लियस भी यहाँ पे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जो जेनेटिक मटेरियल है इनका वो नेक्ड होता है क्योंकि ऊपर न्यूक्लियस की कवरिंग ही नहीं है, डिब्बा ही नहीं है, तो अंदर का चीज़ तो दिखेगा ही ना। तो इनके ऊपर कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई कवरिंग नहीं होगी। जो जीनोमिक डीएनए है वो क्या है, एक सिंगल क्रोमोसोम है जो कैसा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। इसके अलावा जीनोमिक डीएनए के अलावा, जीनोमिक डीएनए मतलब क्या होगा, ऐसा डीएनए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोल सकते हैं यहाँ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे चल के पार्टिसिपेट करने वाला है। लेकिन इस जीनोमिक डीएनए के अलावा बैक्टीरिया में, कुछ बहुत सारे बैक्टीरिया में देखने को मिलता है कि दूसरा टाइप का यहाँ पे छोटा सा सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड क्या है, एक यूनिक
कैरेक्टर लेके आता है, फिनोटिपिक भी ला सकता है, जीनोटिपिक भी ला सकता है। अगर बात करते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर की, तो उस बैक्टीरिया के अंदर इन प्लाज्मिड के ऊपर कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होंगे। अगर हम बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक डाल रहे हैं, उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये जीन प्रेजेंट है उनके पास, तो इनको क्या मिलेगा, डिफेंस मिलेगा, इनको रेजिस्टेंट मिलेगा, जिंदा रहेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग प्लाज्मिड के बारे में, जो प्लाज्मिड का अच्छा सा रोल है, हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। क्योंकि प्लाज्मिड की मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपने मन मुताबिक जो भी जीन क्या करेंगे, इनके साथ जोड़ देंगे और रिकम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे, जो आगे चल के हमारे जितने भी डिजायरेबल कैरेक्टर हैं वो शो करेंगे। ओके, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसके अलावा देखते हैं कि जो बात करते हैं यूकैरियोट्स में, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह पाए जाएंगे। न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी ऐसा ऑर्गेनल्स नहीं है यूकैरियोट के जैसा जो प्रोकैरियोट में पाया जाए। किसको छोड़ के, राइबोसोम को छोड़ के। जो प्रोकैरियोट है उनके पास कुछ नई चीज़ है, किसके नाम से, जैसे कि इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी कैसे होते हैं, ये भी मेम्ब्रेनलेस होते हैं, छोटे छोटे इस टाइप के ग्रेन्यूल होते हैं जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इनका मेन काम क्या है, खाने को स्टोर करना। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। ओके, स्पेशल टाइप का अगर हम देखें, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है किसमें, सेल मेम्ब्रेन में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आगे चल के मेसोसोम बनाते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक है किसके, प्रोकैरियोट्स के। और ये इनफोल्डिंग है, बोल सकते हैं फोल्डिंग इसकी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसका बहुत डिफरेंट टाइप का काम होगा, आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। फिर देखते हैं, अगर टिपिकल यूकैरियोटिक सेल हो गया तो 10 से 20 माइक्रोमीटर, टिपिकल बैक्टीरिया बोल दिया गया तो 1 से 2 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ की साइज पूछा जाएगा तो 0.1 माइक्रोमीटर, अगर वायरस की बात करेंगे 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर। मैं इतना पढ़ाई थी पहले लेक्चर में, रिवीजन हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज से। ठीक है, सेल इन्वॉल्व एंड इट्स मॉडिफिकेशन। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो उनके ऊपर काफ़ी कवरिंग होती है, उसी को हम क्या बोले, सेल इन्वॉल्व बोले। और क्या क्या उसमें मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा, चलिए पढ़ते हैं। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, ज़्यादा करके जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल, स्पेशली अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया के सेल की, उसमें हैव द केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वॉल्व। मतलब अगर हम बात करते हैं ज़्यादा करके जो प्रोकैरियोट के सेल हैं, स्पेशली बैक्टीरिया के सेल, उनके ऊपर क्या होता है, केमिकली कॉम्प्लेक्स। ठीक है, केमिकली कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ पे जो केमिकल कंपोजिशन है किसका, जो कवरिंग है बैक्टीरिया सेल की, वो क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। द सेल इन्वॉल्व कंसिस्ट ऑफ ए टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर दैट इज द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलो बाय द सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया सेल के ऊपर कुछ कॉम्प्लेक्स यहाँ पे सेल इन्वॉल्व है, वो है क्या, वो 3 लेयर से बना हुआ है। जैसे मैं एक बार बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये बैक्टीरिया का सेल हो गया, इसके ऊपर यहाँ पे कोई लेयर है इस टाइप का, और यहाँ पे फिर देखेंगे यहाँ पे कोई लेयर है। ठीक है, ये जो बाहर का, सबसे बाहर का जो लेयर है, इसे हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स बोलेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स बोलेंगे। फिर जो दूसरा लेयर है, इसे हम बोलेंगे सेल वॉल बोलेंगे इस लेयर को। और जो सबसे अंदर का लेयर है, इसे हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, या फिर हम बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये तीनों एक साथ एकदम टाइटली बाउंडेड है, किसमें, बैक्टीरिया के सेल में। बाहर से क्या है, बहुत ज़्यादा केमिकली एकदम टाइटली बाउंडेड है, और एक जैसा एक यूनिट बनाएंगे। इन तीनों जब एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो एक यूनिट बनाएंगे, प्रोटेक्शन का काम करेंगे बैक्टीरिया सेल का। लेकिन इनका अलग काम है, इनका भी अलग काम है, इनका भी अलग काम है, सबका अपना अलग अलग काम है। लेकिन जब एक साथ जुट जाएंगे तो इनका एक ही मोटिव रहेगा कि हमें बैक्टीरिया के सेल को बचाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ग्लाइकोकैलिक्स आएगा। इसके बाद जो दूसरा लेयर होगा वो कौन होगा, सेल वॉल होगा। उसके अंदर कौन होगा, सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे सारी चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, द आउटर मोस्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सबसे बाहर है, देखिए सबसे बाहर क्या था, ग्लाइकोकैलिक्स था। उसके बाद कौन आया, सेल वॉल आया, एंड देन कौन आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आया, सेल मेम्ब्रेन आया। Although each layer of the involve perform the distinct function, they act together as a single protective unit. हम जानते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स का मेन काम क्या है कि बैक्टीरिया सेल को रेगनाइज करना, चिपका देना। इसके अलावा सेल वॉल क्या करता है, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंटर कराता है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो सेलेक्टिवली परमेएबल है, वो चुन चुन के जो पार्टिकल्स हैं उनको अंदर आने देता है, ऐसा करता है। तो जब अपना अलग अलग काम करेंगे तो इनका एक अलग डिफरेंट फंक्शन होगा। लेकिन जब एक साथ जुट के काम करेंगे, ये तीनों ही स्ट्रक्चर अगर एक साथ जुट के काम करेंगे तो इनका एक ही मोटिव होगा, क्या, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ओके, Bacteria can be classified into 2 groups on the basis of the difference in their cell envelope and the manner in which they respond to the staining procedure developed by the gram. देखिए, बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया। पहला कि उनके डिफरेंस है, किसमें डिफरेंसेस किसमें देखने को मिलेंगे, सेल के इन्वल्प में।
जो सेल का इन्वॉल्व है उसका जो डिफरेंस है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। दूसरा क्या है कि जो बैक्टीरिया के सेल हैं, यहाँ पे ग्राम नाम की एक साइंटिस्ट है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ डाई वगैरह डाल के चेक कर रहे हैं कि कौन सी बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, कौन सी ग्राम नेगेटिव है। जैसे कुछ बैक्टीरिया की सेल है, मान लीजिए ये देखिए कुछ सेल है, इन्होंने क्या किया, क्रिस्टल वायलेट नाम का डाई डाल दिया, क्रिस्टल वायलेट नाम का यहाँ पे डाई डाल दिया, तो कुछ बैक्टीरिया रंग गई, ठीक है, यहाँ पे रंग गई। फिर उन्होंने क्या किया, वॉशिंग किया तो वो रंग नहीं छूटा, लेकिन वॉशिंग करने के बाद कुछ बैक्टीरिया कलरलेस हो गए। फिर इन्होंने क्या किया, सैफरिन नाम का यहाँ पे डाई डाला, तो ये क्या हो गई, आगे चल के फिर से कलर हो गई और पिंक कलर हो गई। तो इसको जो पहले से जिस बैक्टीरिया के सेल पे क्या डाला था, क्रिस्टल वाले डाई डाला था, वो कलर थी, वॉशिंग करने के बाद भी वो रंग नहीं छूट रहा है, उन्होंने नाम दिया ग्राम पॉजिटिव कहा। लेकिन जो वॉशिंग करने के बाद कलरलेस हो गए, फिर उन्होंने क्या डाला, सैफरिन डाला, फिर से वो पिंक कलर के हो गए, इन्होंने उनका नाम दिया ग्राम नेगेटिव। तो याद रखिए उन्होंने क्या किया, कुछ बैक्टीरिया के सेल लिए, इस तरीके से कुछ बैक्टीरिया के सेल लिए, उसके ऊपर क्या डाल दिया, उसके ऊपर डाल दिया वो क्रिस्टल वायलेट, यहाँ पे बोल सकते हैं क्रिस्टल वायलेट डाई डाल दिए यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया, यहाँ पे सारी बैक्टीरिया रंग गई, ठीक है, यहाँ पे सारी बैक्टीरिया क्या हो गई, रंग गई। फिर उन्होंने क्या किया, वॉशिंग किया, किसको धुला, साफ किया, तो कुछ बैक्टीरिया जो है कलर को अभी भी अपने अंदर रखी हुई हैं, ठीक है, आगे ये नहीं कर रही हैं, कुछ मतलब ये कलरलेस नहीं हो रही हैं, तो इन्होंने इसका नाम रख दिया ग्राम पॉजिटिव। लेकिन जो कुछ कलरलेस हो गई उसके ऊपर उन्होंने सैफरिन डाला, जो आगे चल के पिंक कलर का दिखेंगी, इसे इन्होंने कह दिया ग्राम नेगेटिव, ठीक है। जो ग्राम पॉजिटिव है ये कैसी है, पर्पल कलर की है, ठीक। तो इससे इन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर लिया कि कौन सी बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, कौन सी ग्राम नेगेटिव है। देखिए, दोज दैट टेक अप ग्राम स्टेन, ऐसी बैक्टीरिया जिन्होंने ग्राम की स्टेन को लिया, कौन सा स्टेन था वो, क्रिस्टल वायलेट जो डाई थी, जो बैक्टीरिया ने वॉशिंग करने के बाद भी धारण किया है, अभी उसके पास वो रंग है, उसे उन्होंने क्या कहा, ग्राम पॉजिटिव कहा। एंड द अदर दैट डू नॉट आर कॉल्ड द ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, जो क्रिस्टल वायलेट डाई के बाद वॉशिंग करने के बाद कलरलेस हो गई, फिर से उन्होंने क्या डाला, सैफरिन डाला, तो पिंक कलर की हो गई। इनके डाई को क्या किया, वॉश करने के बाद खत्म कर दिया, निकाल दिया बॉडी से, तो उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रख दिया। बस इतना ही पढ़ना आपको। नेक्स्ट चलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन द कंपोजिशन एंड द थिकनेस अमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया। जो ग्लाइकोकैलिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीनों यूनिट नहीं, यहाँ पे जो सेल इन्वॉल्व है, सबसे बाहर की जो लेयर है उसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, इसके बाद सेल वॉल आएगा, फिर सेल मेम्ब्रेन आएगा। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स जो आउटर लेयर है किसका, बैक्टीरिया के सेल का जो सबसे बाहर वाला लेयर है वो कौन है, ग्लाइकोकैलिक्स। उसके कंपोजिशन में कि उसका कंपोजिशन कैसे है, बना हुआ है, उसके थिकनेस में, उसकी मोटाई पतलाई, जितना भी पतला मोटा है उसके थिकनेस पे, दो चीज़ के आधार पर, पहला क्या है, कंपोजिशन किस तरीके से बना हुआ है, फिर देखेंगे थिकनेस कि डिफरेंट बैक्टीरिया में कितना इसका थिकनेस है, उसके आधार पे हम लोग बैक्टीरिया को डिवाइड करेंगे। देखिए, इट कुड बी लूज सीट कॉल्ड स्लाइम लेयर इन सम। कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है कि जो ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं बहुत ज़्यादा लूजली यहाँ पे सीट है, बहुत पतली सी परत है यहाँ पे, इनका कंपोजिशन भी अलग होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर बोलेंगे। कुछ बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। वाइल इन अदर इट मे बी थिक एंड टफ एंड कॉल्ड द कैप्सूल। लेकिन कुछ बैक्टीरिया में और जो बाकी की बैक्टीरिया उनमें देखने को मिलता है कि जो ग्लाइकोकैलिक्स का जो बाहर का थिकनेस है वो मोटा है, ठीक है, टफ है, टच करने में टूट नहीं रहा है, वो टफ है, लेकिन इसे हम क्या बोलेंगे, कैप्सूल बोलेंगे। जब लूज टीथ रहेगा जो इजीली क्या होगा, हम उसको टच कर सकते हैं, वो ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, वो कौन होगा, स्लाइम लेयर होगा। लेकिन अगर थिक हो गया, टफ हो गया, तोड़ने में मुश्किल आ रहा है, तो क्या हो गया, कैप्सूल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ के आधार पर, पहला क्या था कि किस तरीके से जो ग्राम के द्वारा दिया गया उनका कलर है, डाई है, वो किस तरीके से बैक्टीरिया उसके अंदर रिस्पॉन्ड कर रही हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव हो गया। दूसरा बेसिस था, दूसरा आधार ये था कि जो सेल का इन्वॉल्व है, स्पेशली किसका, ग्लाइकोकैलिक्स का, उसका कंपोजिशन थिकनेस के आधार पे देखा गया कि अगर लूज सीथ में प्रेजेंट है तो होगा स्लाइम लेयर, अगर वो टफ है, हार्ड है, कैप्सूल होगा, ठीक है। इससे हम लोग बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम द बर्स्टिंग और द कोलैप्सिंग। अगर हम बात करते हैं सेल वॉल का, तो सेल वॉल क्या करता है, डिटरमाइन करता है, एक शेप बनाता है। अगर कोई यहाँ पे सेल है तो इसके ऊपर अगर यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट हो जाएगा तो उस स्ट्रक्चर का क्या हो जाएगा, एक शेप हो जाएगा। इसके अलावा, शेप के अलावा सेल वॉल का दूसरा काम क्या है कि स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करना, बाहर से कोई इन्फेक्शन ना कर दे, बाहर से कोई तोड़ने की कोशिश ना कर दे, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और बस्ट भी होने नहीं देता। कहाँ, बैक्टीरिया अगर कहीं पे है,
जहाँ पे बोल सकते हैं कि बस्ट होने का चांस है, टूटने फूटने का चांस है, वहाँ पे भी सेल वॉल इनको बचाता है। ओके, कोलैप्स होने से बचाता है। फिर बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ये चुन चुन के यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी बोल सकते हैं सॉल्यूट है, उसको बाहर से धीरे धीरे चुन चुन के लाते, सबकी एंट्री नहीं देते हैं। सेल वॉल तो बहुत दिल वाला है, वो सबको एंट्री देता है, आओ आओ सेल के अंदर आओ, आओ तुम आओ, तुम्हारा स्वागत है। लेकिन उसके बाद जो सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो चुन चुन के करेगा, नहीं तुमको नहीं आना, तुम्हारी एंट्री नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, ये सिलेक्टिवली परमेबल होगा नेचर में एंड इंट्रैक्ट विद द आउटसाइड द वर्ल्ड। ये क्या करता है, बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं उनसे क्या करता है, इंट्रैक्ट करता है उसको। सेल, सबसे सही बात तो ये है कि जो सेल वॉल है सबको एंट्री कर रहा है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या कर रहा है, जो बाहर की चीज़ें उसको सेल के अंदर आने में उसको सबसे ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस की तरह कौन काम कर रहा है, बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम कर रहा है। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दोज ऑफ द यूकैरियोट। अगर बात करते हैं प्रोकैरियोट या फिर हम कहते हैं यूकैरियोट, ठीक है, अगर आर्किबैक्टीरिया को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल उनका स्ट्रक्चर ही अलग है, वो कहीं भी सर्वाइव करते हैं, उनको छोड़ के अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट एंड मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट के सेल की बात करेंगे, तो उनमें जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये भी स्ट्रक्चरली क्या है, सिमिलर है। ओके, आगे देखते हैं। A special membranous structure is the mesosome which is formed by the extension of the plasma membrane to the cell। एक स्पेशल स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, जिसका नाम है मीसोसोम। जिसका नाम है मीसोसोम। ये कैसे बने हुए हैं, यहाँ पे मान लीजिए सेल वॉल है बाहर, अंदर यहाँ पे देखिए सेल मेम्ब्रेन है, इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, कुछ यहाँ पे इम्बेडेड हो जाएंगे, कुछ अंदर की तरफ यहाँ पे इन्वेजिनेशन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे इम्बेडेड हो जाएंगे, ठीक है, अंदर की तरफ उनका जो बोल सकते हैं मेम्ब्रेन धंसने लगेगा, कुछ एक्सटेंशन शो करेगा जिसे हम मीसोसोम कहते हैं। ठीक, दिस एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ वेसल्स, छोटे छोटे यहाँ वेसिकल्स के फॉर्म में होंगे, ट्यूबल्स के फॉर्म में होंगे, यहाँ पे देखेंगे, एंड लैमेली के फॉर्म में इस तरीके से जो स्ट्रक्चर होगा, लैमेली इस तरीके के स्ट्रक्चर के फॉर्म में होंगे। मतलब कि जो एक्सटेंशन है एक जैसा नहीं होगा, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एक्सटेंशन देखने को मिल सकते हैं। वेसल्स के फॉर्म में बोल सकते हैं, यहाँ पे छोटे वेसिकल्स के फॉर्म में होंगे, ट्यूबल के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे, लैमेली के फॉर्म में इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी एक्सटेंशन हो रहा है किसका, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये डिफरेंट शेप का हो रहा है। दे हेल्प इन, अब किसकी बात की जा रही है, जो भी एक्सटेंशन हुआ है, जो भी एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बना है, कौन, मीसोसोम। अब मीसोसोम का देखिए काम क्या है, दे हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल। ठीक है, ये हेल्प करते हैं सेल वॉल को बनने में। इसके अलावा जो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा डॉटर सेल में, देखिए कैसे होता है। यहाँ पे सपोज करिए ये वो सेल है, ठीक है, अंदर की तरफ इस टाइप का यहाँ पे बोल सकते हैं इन्वेजिनेशन हो गया है, मिस इम्बेडेड हो गई, इस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया जो जनरली, ठीक है। तो मान लीजिए मैं एक बाहर निकालती हूँ, अंदर की साइड इस टाइप का ये मीसोसोम है, सपोज करिए ये, तो इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे छोटा सा बोल सकते हैं डीएनए प्रेजेंट है, काफ़ी बड़ा बन गया, छोटा सा डीएनए प्रेजेंट है। ये एक बार मैं फिर से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ये देखिए इस टाइप का मीसोसोम हो गया, ठीक है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक छोटा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इसे हम डीएनए बोलेंगे। अब इस डीएनए को क्या करना है, आगे रेप्लिकेशन करना है, तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा मीसोसोम को ऊपर, मैं एक ही मीसोसोम पे बता रही हूँ कि यहाँ पे देखेंगे हम कि जो डीएनए यहाँ पे रेप्लिकेशन करके दो बन गए, लेकिन आगे इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी तो करना है डॉटर सेल में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे बीच बीच में जो राइबोस, यहाँ पे बोल सकते हैं जो बीच बीच में मीसोसोम है, वो भी क्या होगा, अपने आप का क्लीवेज तो करेगा, डिवाइड होगा। जब नेक्स्ट टाइम सेल बनेगा, दो नए इससे सेल बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस टाइप के जब दो नए सेल यहाँ पे बन जाएंगे, यहाँ पे ये देखिए एक ही मीसोसोम मैं ली हूँ समझाने के लिए, तो यहाँ पे एक डीएनए यहाँ हो जाएगा, ठीक, एक डीएनए जो है यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए एक डीएनए यहाँ, एक डीएनए यहाँ, तो क्या होगा देखिए इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे,
ये बाहर का जो स्ट्रक्चर है सेल वॉल हो गया, अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ क्या हो गया, धंस चुकी है, मेसोसोम बना चुकी है। तो जो मेसोसोम है, मैं एक मेसोसोम के स्ट्रक्चर ली हूँ, यहाँ पे क्या है, मेसोसोम के ऊपर ही क्या है, डीएनए कंटेंट यहाँ पे चिपका हुआ है। अब ये डीएनए चाहता है कि अपना रेप्लिकेशन किया, यहाँ पे उसने 1 से 2 बना लिया, रेप्लिकेशन हो चुका है डीएनए का। फिर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये जो मेसोसोम होंगे ना, ये भी साथ में डीएनए के साथ ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे किसमें, डॉटर सेल्स में। तो आगे जब देखेंगे कि यहाँ पे एक सेल से जब 2 सेल बनेंगे, बैक्टीरिया वैसे भी क्या करते हैं, बाइनरी फिजन करते हैं जनरली, लेकिन जब कंडीशन अच्छे नहीं होते तो वो शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं, बट जनरली क्या करते हैं, बाइनरी फिजन करते हैं। तो इस टाइम क्या होगा, जो मेसोसोम होगा वो भी क्या होगा, अपने आप को डिवाइड करेगा, ठीक है, अपने आप को भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। किसके अकॉर्डिंग करेगा, यहाँ पे जो भी डीएनए बन चुके हैं उनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट सेल यहाँ पे बन चुके हैं, एक सेल से यहाँ पे बाइनरी फिजन मान लीजिए हो गया, तो 2 सेल बनेंगे एक बैक्टीरिया सेल से। तो यहाँ पे देखेंगे एक मेसोसोम यहाँ पे अपना डीएनए लेके आ गया, दूसरा यहाँ। तो इसीलिए मेसोसोम हेल्प कर रहा है, एक तो सेल मेम्ब्रेन में से बना हुआ है मेसोसोम, ठीक है, अंदर की तरफ, तो इस सेल वॉल की फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा, जो सेल वॉल है इसकी फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा। दूसरा जो भी डीएनए है उनका रेप्लिकेशन कराएगा, 1 से 2 बनाएगा। फिर जब डॉटर सेल में इनका क्या होगा, अपने साथ ही अपने आप को भी यहाँ पे डिवाइड करेगा और डीएनए के साथ दूसरे यहाँ पे 2 डिफरेंट डॉटर सेल में चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, पढ़ते हैं आगे दिया, दे ऑल्सो हेल्प इन रिस्पायरेशन, ये हेल्प करते हैं, रिस्पायरेशन में भी हेल्प करते हैं। सिक्रीशन प्रोसेसेस, मतलब सिक्रीशन का मतलब होता है कि कुछ मटेरियल्स अपने अंदर से निकालते हैं। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, ठीक है, ये क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और यहाँ से इंजाइम्स वगैरह भी निकालते हैं। इन सम प्रोक्रियोट्स, कुछ प्रोक्रियोट्स की बात की गई, लाइक साइनोबैक्टीरिया जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, देयर इज अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर विच कंटेन पिगमेंट्स। हम जानते हैं जैसा कि साइनोबैक्टीरिया पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो ज़मीन पे ऑक्सीजन लेके आए। कैसे लेके आए होंगे, उनका देखिए स्ट्रक्चर, बाहर का ऐसे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सेल वॉल वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है, अंदर क्या है इनका, मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, यही सेल मेम्ब्रेन आगे चल के ढेर सारे इस टाइप के स्ट्रक्चर, ये आगे चल के स्ट्रक्चर बना लिए, ये देखिए इस टाइप के स्ट्रक्चर बना लिए यहाँ पे, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन का ही पार्ट है। आगे चल के इस तरीके से इनफोल्डिंग्स उस पर आ गई, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर बोलते हैं, क्रोमैटोफोर। इन्हीं के पास क्या होगा, पिगमेंट होगा एज लाइक द हायर प्लांट, जैसे क्लोरोफिल ए वगैरह यहीं पाए जाएंगे, जो आगे चल के क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस वगैरह करेंगे। इन्हीं क्रोमोफोर के पास क्या होगा, पिगमेंट होगा जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, फिर यहाँ से क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, प्रोक्रियोटिक सेल में देखने को मिलेगा। कुछ प्रोक्रियोटिक सेल जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, जहाँ पे यहाँ पे एक्सटेंशन हो गया किसका, सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का साइटोप्लाज्म की तरफ, देखिए साइटोप्लाज्म की तरफ हुआ है ना, उसके अंदर देखिए साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ है, इसे हम क्रोमैटोफोर बोलते हैं, जिसके पास क्या है, पिगमेंट है, जो आगे चल के क्या करेंगे, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस वगैरह करेंगे और ऑक्सीजन को निकालेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। जो बैक्टीरिया का सेल है मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। कैसे पता, अब देखिए, इफ मोटाइल अगर वो चलता फिरता है, they have a thin filamentous extension from their cell wall called flagella, ठीक है, अगर बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला प्रेजेंट है इस टाइप का, तो इसका मतलब वो कैसा है, मोटाइल है। अगर बैक्टीरिया सेल के पास कोई फ्लैजिला नहीं है तो नॉन मोटाइल है। इनके पास क्या होगा, जो मोटाइल होंगे उनके पास क्या होगा, थिन, बाहर की तरफ क्या होगा, एक लंबा सा फिलामेंटस एक्सटेंशन होगा। कहाँ से निकलेगा, सेल वॉल से निकलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से निकल रहा है, सेल वॉल से निकल रहा है, हम उसे फ्लैजिला कहेंगे। अगर यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला पाया जाता है, उनके पास तो सेल वॉल होता ही नहीं है, पहली बात। तो देखिए, तो कहाँ से निकलेगा, सेल मेम्ब्रेन से निकलेगा, ठीक है। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। आप बहुत सारी बैक्टीरिया को देखेंगे जिनमें एक ही फ्लैजिला है, बहुत सारी बैक्टीरिया जिसमें दोनों साइड यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट है। इनका जो नंबर है या पूरे बॉडी पे ही फ्लैजिला है, इनमें जो नंबर है या इनका जो अरेंजमेंट है डिफरेंट टाइप का होगा फ्लैजिला का। अब देखते हैं, बैक्टीरिया फ्लैजिला इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट। जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला है ये 3 पार्ट से यहाँ पे बना हुआ है। पहला फिलामेंट हो गया, हुक हो गया एंड बेसल बॉडी। कौन कौन होगा, फिलामेंट होगा, हुक होगा एंड बेसल बॉडी। देखिए, सबसे बाहर ये होगा, फिर इसके बाद अंदर ये होगा। सबसे अंदर जो होगा, हम बोल सकते हैं, अगर जहाँ पे ये देखिए स्ट्रक्चर है, ठीक है, सबसे अंदर यहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा, मान लीजिए ये सेल वॉल है, यहाँ पे बेसल बॉडी प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे जो मैं स्ट्रक्चर एक बार फिर से बनाती हूँ, ये देखिए, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे हो गया सेल वॉल, ठीक है।
सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, अंदर यहाँ पे सेल वॉल से ही निकले हुए बैक्टीरिया में। तो यहाँ पे देखेंगे कौन है, बेसल बॉडी प्रेजेंट है इस टाइप का। फिर यहाँ पे हुक बनेगा, हुक से एक लंबा सा बोल सकते हैं फिलामेंट स्ट्रक्चर बनेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, फ्लैजिला बोलेंगे, पूरे स्ट्रक्चर को मिला के। ठीक है, तो अंदर सबसे अंदर कौन है, बेसल बॉडी है, इसके बाद हुक है फंसाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से हुक है, और इसके बाद एक लंबा सा स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलेंगे, फिलामेंट बोलेंगे, और तीनों स्ट्रक्चर को मिला के हम क्या बोलेंगे, फ्लैजिला। और जिन बैक्टीरिया के पास ये सारे स्ट्रक्चर हैं वो कैसे हैं, मोटाइल हैं। ठीक है, जो फिलामेंट है, द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। जो फिलामेंट जो है सबसे लंबा स्ट्रक्चर है, फ्लैजिला का सबसे लंबा स्ट्रक्चर कौन सा है, फिलामेंट है, जो सेल के सरफेस से बाहर की तरफ निकला हुआ है। बी साइड फ्लैजिला, फ्लैजिला के अलावा पिलाई एंड द फिम्ब्री आर ऑल्सो द सर्फेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले इन द रोल ऑफ मोटालिटी। ठीक है, फ्लैजिला जो है, अगर किसी बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो हेल्प करेगा लोकोमोशन में, मोटाइल है। ठीक है, मोटेलिटी में हेल्प करेगा, लेकिन इसके अलावा भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं सेल सरफेस में, जैसे कि पिलाई हो गया, फिम्ब्री, ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो है बेकार है, ये लोकोमोशन में हेल्प नहीं करेंगे, मोटेलिटी में इनका कोई रोल नहीं है। अगर यहाँ मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है जिसके पास क्या है, ढेर सारे छोटे छोटे यहाँ पे स्ट्रक्चर है, फिम्ब्री प्रेजेंट है, सपोज करिए जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है फिम्ब्री होते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जो थोड़े कम नंबर में प्रेजेंट होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, पिलाई। फिर यहाँ पे देखते हैं कैसा बैक्टीरिया जिसके पास क्या है, फ्लैजिला भी प्रेजेंट है, बहुत लंबा स्ट्रक्चर, यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे बोल सकते हैं फिम्ब्री भी प्रेजेंट है इस टाइप के। फिर यहाँ पे देखेंगे हम बोल सकते हैं पिलाई भी प्रेजेंट है। तो हम बोल सकते हैं कौन सा यहाँ पे बैक्टीरिया यहाँ पे मोटाइल है, मोटाइल तो ये नहीं होगा, मोटाइल ये होगा, क्योंकि इसके पास क्या है, फ्लैजिला है, इनके पास तो फिम्ब्री और पिलाई ही प्रेजेंट है। तो फ्लैजिला ही डिसाइड करेगा कौन सा बैक्टीरिया मोटाइल है, कौन सा नहीं है। फिम्ब्री और बोल सकते हैं पिलाई, ये सब सरफेस स्ट्रक्चर, देखिए इनका काम मोटेलिटी में नहीं, इनका काम किसी और में है। देखिए द पिलाई और द इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, जिसे हम क्या बोलते हैं, पिलिन बोलते हैं। ठीक है, जो पिलाई होता है इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, बैक्टीरिया के सेल में ये लंबे लंबे थोड़े से स्ट्रक्चर होते हैं ट्यूबुल लाइक, लेकिन इनका नंबर कम होता है एज कम्पेयर टू फिम्ब्री। ठीक है, इनके पास ये किससे बने होते हैं, स्पेशल प्रोटीन से बने होते हैं, जिनका नाम होता है पिलिन। ये हेल्प करते हैं जब रिप्रोडक्शन करना है, लेकिन यहाँ पे इनके लिए बोल सकते हैं कंडीशन अच्छा नहीं है, सुटेबल कंडीशन नहीं है, तब ये क्या करते हैं, जब एडवर्स कंडीशन होता है तो शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इस समय क्या होगा, इसी पिलाई की मदद से, इसी पिलाई की ही मदद से ही क्या होता है, दो बैक्टीरिया के सेल अपने जो मटेरियल है, अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। ओके, इसकी वजह से द फिम्ब्री आर द स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। जो फिम्ब्री है, जो अगर आप ब्रश करते हैं तो वहाँ पे जो ब्रिस्टल्स देखते हैं, ठीक है, ऊपर यहाँ पे मान लीजिए आपका ब्रश है तो इसके ऊपर जो छोटे छोटे यहाँ पे बोल सकते हैं ब्रिस्टल देखते हैं, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है किसका, फिम्ब्री का। जो कहाँ से निकले होते हैं, इनके सेल के सरफेस से निकले होते हैं। ये फिम्ब्री बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनका नंबर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पिलाई में, बहुत छोटे होते हैं, पिलाई से भी छोटे होते हैं। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू द रॉक इन द स्ट्रीम एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यू। ठीक है, ये कुछ बैक्टीरिया में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। किस लिए हेल्प करते हैं कि अगर बैक्टीरिया पानी के अंदर है, मान लीजिए पानी है खूब ऊपर क्या है, कोई रॉक है, तो वहाँ पे चिपकने में हेल्प करेगा। अगर ये बैक्टीरिया डिसीज कॉज करने वाली है, अगर किसी ह्यूमन की बॉडी में चली गई तो जो टिश्यू वगैरह है वहाँ पे भी चिपक सके ताकि न्यूट्रिशन मिल सके। तो ये क्या फिम्ब्री की ही मदद से क्या करते हैं कि अगर स्ट्रीम के अंदर अगर ये रॉक से वहाँ चिपक सकते हैं, और अगर ये किसी के एनिमल की बॉडी में चली गई जहाँ पे इनको क्या करना, बीमारी कॉज करना है, तो उनके होस्ट के जो टिश्यू हैं वहाँ पे चिपक सकते हैं। किसकी मदद से, फिम्ब्री की मदद से। तो याद रखिएगा जो पिलाई है, फिम्ब्री है, ये दोनों ही स्ट्रक्चर सेल के ही स्ट्रक्चर हैं बैक्टीरिया के, बट लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते, इनका अलग काम है। पिलाई का काम कब है, शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और फिम्ब्री का काम क्या है, अटैचमेंट में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। जो राइबोसोम है, इंक्लूजन बॉडी, अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स में 70 राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये दोनों ही स्ट्रक्चर कहाँ पाए जाएंगे, प्रोकैरियोट्स में पाए जाएंगे। राइबोसोम तो वैसे यूकैरियोट्स में पाया जाता है, लेकिन हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो उसके राइबोसोम को देखेंगे। आगे देखते हैं, इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। अगर हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स में, तो जो राइबोसोम होंगे, ये मान लीजिए सेल वॉल हो गया, ये अंदर हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, या फिर बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी अटैच्ड होते हैं और ये साइटोप्लाज्म में भी होते हैं। तो याद रखिएगा कि प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होंगे वो सेल मेम्ब्रेन से जुड़े होंगे, और ये फ्रीली भी कहाँ पाए जाएंगे, साइटोप्लाज्म में भी पाए जाएंगे। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर by 20 नैनोमीटर इन साइज एंड मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट 50 years and 30 years
यूनिट विच आर व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म द 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। अगर हम बात करते हैं इनकी साइज़ की, छोटे छोटे बोल सकते हैं स्फेरिकल शेप के स्ट्रक्चर होते हैं जो 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर की साइज़ में होते हैं। इनकी 2 सब यूनिट है। अगर हम बात करते हैं 70s में, एक होगा 50s जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट होगा, इसके अलावा ये 30s के होंगे। अब ये सोचिए अगर इसको जोड़ेंगे तो 80 होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इनके बीच में यहाँ पे गैप भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे इनको जोड़ा जाता है किसकी मदद से? मैग्नीशियम आयन की मदद से यहाँ पे जोड़ा जाता है। तो याद रखिएगा कि जो 70s होते हैं उनके 2 सब यूनिट होते हैं। एक छोटा वाला जो होगा 30s का होगा, जो बड़ा वाला होगा वो 50s का होगा। ये मत सोच लेना कि दोनों को जोड़ के 80s आ रहा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। 70s का यही होते हैं क्योंकि यहाँ पे बीच में थोड़ा सा गैप हो जाता है जो मैग्नीशियम की मदद से यहाँ पे 2 सब यूनिट को जोड़ा जाता है। आगे देखते हैं, राइबोसोम आर द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। जो राइबोसोम होते हैं ये क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, मतलब ट्रांसलेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे कि अगर डीएनए या फिर आरएनए अपने जैसी कॉपीज बना रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है, ठीक है, डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, हम उसे बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। लेकिन अगर एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है इसे हम ट्रांसलेशन बोलेंगे। तो जो एमआरएनए है उनसे प्रोटीन बनेगा, इसे ट्रांसलेशन कर, इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलेंगे जो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो राइबोसोम होते हैं ये क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू द सिंगल एमआरएनए एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। ढेर सारे राइबोसोम कहाँ अटैच हो जाते हैं? जो एमआरएनए बन चुका है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो हो चुका है, डीएनए से जो एमआरएनए बन चुका है, यहाँ पे इस एमआरएनए के ऊपर ढेर सारे राइबोसोम चिपक जाते हैं, ढेर सारे। सिंगल एमआरएनए के ऊपर याद रखिएगा कि सिंगल एमआरएनए के ऊपर ढेर सारे राइबोसोम इस तरीके से चिपक जाएंगे, आगे चल के एक चेन बनाएंगे, इसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीसोम बोलेंगे या फिर पॉलीराइबोसोम बोलेंगे। इंपॉर्टेंट है। द राइबोसोम ऑफ द पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। जो एमआरएनए है, ठीक है, उसके पास कुछ ऐसे कोडान्स होते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके पास ऐसे कुछ कोडान होते हैं जो चिपके हुए यहाँ पे जो राइबोसोम है यहाँ पे क्या करेंगे? उन कोडान को पढ़ेंगे और यहाँ पे अमीनो एसिड्स वगैरह बना के प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। तो याद रखिएगा सिंगल एमआरएनए है जिसके ऊपर ढेर सारे राइबोसोम यहाँ पे अटैच्ड हो चुके हैं। इस स्ट्रक्चर को पॉलीराइबोसोम बोलेंगे या पॉलीसोम बोलेंगे। और जो ये राइबोसोम है, जो भी कोडान्स वगैरह कहाँ पे एमआरएनए पे प्रेजेंट है, उसको क्या करेंगे? सिंथेसिस करेंगे, उसके जैसा अमीनो एसिड बनाएंगे और आगे चल के ट्रांसलेशन प्रोसेस करके प्रोटीन बना देंगे। ओके, बस इतना यहाँ पे पढ़ना है। आगे देखते हैं, इंक्लूजन बॉडी। प्रोकैरियोट में एक स्पेशल टाइप का कुछ था, इंक्लूजन बॉडी, जो सिर्फ प्रोकैरियोट में पाया जाएगा, यूकैरियोट्स में नहीं पाए जाएंगे। Reserve material in the prokaryote cell are stored in the cytoplasm in the form of the inclusion body। जो खाना वगैरह स्टोर करना है प्रोकैरियोटिक सेल में वो कहाँ स्टोर होगा? उनको भी तो स्टोर करने की जगह चाहिए। ठीक है, तो ये खाना जो स्टोर होता है प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में होता है। छोटे छोटे यहाँ पे ग्रेनुल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें होता है। अगर हम बात करते हैं प्लांट में, तो प्लांट में खाना किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में होता है मोस्टली। ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी हो सकता है। अगर हम बात करते हैं एनिमल में, तो वहाँ पे ग्लाइकोजन हो गया, फैट, इन सब नाम से यहाँ पे क्या होता है? खाना स्टोर होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, तो वहाँ पे भी खाना स्टोर होगा, किस फॉर्म में होगा? इंक्लूजन बॉडी के नाम से होगा। दीज आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइफ फ्री इन दी साइटोप्लाज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से राइबोसोम क्या थे? मेम्ब्रेनलेस थे, नंगे पुंगे थे, उसी तरीके से जो इंक्लूजन बॉडी है ये भी क्या होंगे? मेम्ब्रेनलेस होंगे। इनके ऊपर भी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी और ये कहाँ फ्रीली पाए जाएंगे? ये साइटोप्लाज्म में ही आराम से घूमेंगे। ठीक है, और इनका मेन काम क्या है? खाने को स्टोर करना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉस्फेट ग्रैन्यूल हो गया, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल हो गया, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल हो गया। जैसे फॉस्फेट के ग्रैन्यूल हो गया, साइनोफाइसिन के ग्रैन्यूल हो गए, ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल हो गए, यहाँ पे क्या होंगे? खाना स्टोर करेंगे। गैस वैक्यूल आर फाउंड इन द ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जो गैस वैक्यूल है कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्लू, ग्रीन, पर्पल या ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब हम लोग चले यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक का मतलब ही जान जाइए, यू का मतलब ट्रू होगा, कैरियोटिक का मतलब होगा न्यूक्लियस। ठीक है, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होंगे ऐसे सेल के पास। द यूकैरियोट इंक्लूडेड द ऑल द प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई। हमने 5 यहाँ पे क्या पढ़े थे? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आप सोच के बताइएगा, आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। ओके, तो उसमें क्या था? पहला मोनिडा था, प्रोटिस्टा था, प्लांट था, फंजाई था, एनिमल था, ये सब था। प्रोटिस्टा के आगे मीन्स प्रोटिस्टा हो गए, फंजाई हो गए,
प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, ये चारों कैसे थे? यूकैरियोटिक थे, लेकिन एक अकेला ही मोनेरा ही जो था वो प्रोकैरियोट्स था, उसके बारे में हो चुका है। तो जितने भी यूकैरियोट्स होंगे सारे प्रोटिस्टा के मेंबर, जितने प्लांट्स के होंगे, फंजाई, एनिमल, सबके मेंबर कैसे होंगे? यूकैरियोटिक सेल होंगे। इनके पास वेल डिफाइंड क्या होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। आगे देखते हैं, in eukaryotic cell there is an extensive compartmentalization of the cytoplasm through the presence of the membrane bound organelle। ठीक है, क्या होता है यूकैरियोटिक सेल में? यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसके अलावा इनके पास डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोकैरियोट में नहीं देखने को मिलते, राइबोसोम के अलावा। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी सेल होगा, यूकैरियोट का जो सेल होगा उसके अंदर, याद रखिए यूकैरियोट के सेल में सेल वॉल प्रेजेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे होगा किसमें? कुछ मेंबर जो होंगे प्रोटिस्टा के उनमें होगा, प्लांट के सारे मेंबर के पास सेल वॉल प्रेजेंट होंगे, फंजाई के जितने मेंबर होंगे उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे एनिमल, ये कैसे होते हैं? इनमें कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। तो याद रखिए जो यूकैरियोटिक सेल है उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो क्या होगा? देखिए जो सेल है, ठीक है, मान लीजिए ये सेल है, अंदर क्या है? सेल वॉल मान लीजिए नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, मैं एनिमल सेल की बात कर रही हूँ फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे जो है सबसे बाहर की लेयर क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होगा। इसके अंदर बीच में क्या होगा? डेंस यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। फिर यहाँ पे न्यूक्लियस से ही पास से निकला होगा इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये एकदम नेटवर्क जैसे स्ट्रक्चर है। फिर आगे देखेंगे गोल्गी बॉडी होगा, कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। तो यहाँ पे एक कंपार्टमेंट बन रहा है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे चैम्बर्स बन रहे हैं। ऐसा होता नहीं है स्पेसिफिकली, बट हाँ जो ऑर्गेनल्स अरेंज होते हैं साइटोप्लाज्म में वो एक जैसे एक चैम्बर की तरह अरेंज होते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में जो ढेर सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हैं वो एक चैम्बर की तरह, जैसे एक चैम्बर में अरेंजमेंट हो उस तरीके से यहाँ पे सीक्वेंसली प्रेजेंट होते हैं। ओके, आगे देखते हैं, यूकैरियोटिक सेल पॉजेज एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर एनवल्प। जो यूकैरियोटिक सेल है इनके पास क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, उसके ऊपर न्यूक्लियर एनवल्प का मतलब है कि उनके पास क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। ओके, इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल हैव वैरायटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड द साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। इसके अलावा इनके जो यूकैरियोटिक सेल इनके पास क्या होगा? ढेर सारी वैरायटी ऑफ क्या होगा? कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड द साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। जो साइटोस्केलेटन हम लोग आगे पढ़ेंगे ये कैसे होते हैं, प्रोटीनियस होते हैं, इसमें माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूबुल, इंटरमेट फिलामेंट, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, इनका मेन काम जो होता है साइटोस्केलेटन का क्या होता है? मोटेलिटी में हेल्प करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ सेल में हेल्प करते हैं, ये सारा काम इनका है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देयर जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड इनटू द क्रोमोसोम। जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा यूकैरियोटिक सेल में वो पूरी तरीके से अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होगा क्रोमोसोम में, और क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होगा? डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऑल द यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल। वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं ये एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन हमने देखा था प्रोकैरियोटिक सेल लगभग एक जैसे होते हैं। ठीक है, बस उनके शेप साइज को छोड़ दिया जाए, उनके फंक्शन को छोड़ दिया जाए, तो जो उनका बोल सकते हैं जो फंडामेंटली अरेंजमेंट है, सेल का स्ट्रक्चर का जो अरेंजमेंट है लगभग सेम था। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता है, वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। Plant animal cell are different as the former possess the cell wall, plastid and the large central vacuole which are absent in the animal cell। अगर हम बात करते हैं प्लांट और एनिमल सेल में तो दोनों में हमें डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि प्लांट सेल, यहाँ जो फॉर्मर है किसके लिए? प्लांट सेल के लिए लिखा गया है कि इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, जो एनिमल सेल में एब्सेंट होंगे। प्लास्टिड होंगे मतलब कि क्लोरोप्लास्ट वगैरह किस में देखने को मिलते हैं? आपको प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, यहाँ पे वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि एब्सेंट होगा एनिमल सेल में। On the other hand, the animal cell have the centriole which are absent in the almost all plant cell। अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल में तो इनके पास क्या पाया जाता है? सेंट्रियोल पाया जाता है, जो हेल्प करता है सेल डिवीजन में। लगभग ये सारे प्लांट में क्या होता है? एब्सेंट होता है। कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ में प्रेजेंट होता है, लेकिन ज़्यादा करके जो प्लांट सेल हैं उनमें एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही कैसे थे? यूकैरियोटिक सेल थे। लेकिन यहाँ पे देखते हैं ना कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है सेल के जो प्लांट में प्रेजेंट है, एनिमल में नहीं, जो एनिमल में प्रेजेंट प्लांट में नहीं, तो यहाँ से डिफरेंसेस क्रिएट हो जा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लांट सेल का है। सबसे बाहर क्या होगा? सबसे बाहर जो होगा सेल वॉल होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सबसे बाहर जो होगा सेल वॉल होगा। ये है न्यूक्लियस, अंदर क्या है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस कैसा है? वेल डिफाइंड है। ऊपर क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसके अगल बगल आप देखेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से चिपका हुआ कोई स्ट्रक्चर है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर उस पर राइबोसोम चिपके हुए हैं, टच करने में थोड़ा रफ होगा तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ जहाँ राइबोसोम होंगे वहाँ वहाँ प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, सबसे खास बात। तो इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ हो सकता है। फिर देखेंगे कुछ ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिनको टच करने में स्मूथ फीलिंग आ रही है, कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, वो क्या होंगे, स्मूथ यहाँ पे होगा तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इनके अंदर भी 70S वाले राइबोसोम पाए जाते हैं। जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, 80S होते हैं, ठीक है। हम लोग यूकेरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। ये है गोल्गी एपरेटस, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये देखिए स्ट्रक्चर, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड बोल सकते हैं, जिनके पास क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, जो आगे चल के फोटोसिंथेसिस करेंगे, खाना बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए कुछ बड़ा सा स्ट्रक्चर है, जो ज़्यादा करके बोल सकते हैं 90% जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा बड़ा सा स्ट्रक्चर, इसने पूरा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लिया साइटोप्लाज्म का। कौन है, वैक्यूल है ये। इनके ऊपर भी एक लेयर है पतली सी, उसे हम बोलते हैं सिंगल मेम्ब्रेन है, उसको बोलते हैं डोनोप्लास्ट, ठीक है। जो भी इनमें जो मटेरियल है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे जो ऑर्गेनल्स, इनका भी तो कुछ वेस्टेज होगा, वो कहाँ जाके स्टोर होता है, वो स्टोर हो जाएगा वैक्यूल में। हम बोल सकते हैं जो प्लांट सेल है वैक्यूल उसके लिए क्या है, डस्टबिन जैसा है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए कुछ राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है वो कैसे होंगे, 80S होंगे, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम होंगे वो कैसे होंगे, 70S वाले प्रेजेंट होंगे। वहाँ पे भी क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा देखिए ये है पेरोक्सिसोम, जो कहाँ प्रेजेंट है, प्लांट में प्रेजेंट है। इसके अलावा ये देखिए माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है। प्लाज्मोडेस्टिमेटा, एक कनेक्शन होता है कि यहाँ पे दो डिफरेंट यहाँ पे सेल होंगे, उनके बीच का जो साइटोप्लाज्म यहाँ पे एक्सचेंज हो सके मटेरियल का, वो किसके हेल्प से होता है, प्लाज्मोडेस्टिमेटा की हेल्प से होता है। ये दो सेल के बीच में क्या हो सके, अपना मटेरियल एक्सचेंज हो सके साइटोप्लाज्म का, तो किसकी मदद से होगा, प्लाज्मोडेस्टिमेटा की मदद से होगा, ठीक है। मिडिल लैमेला का काम क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे एक सेल है, सपोज करिए दूसरा सेल यहाँ पे है, तो मिडिल लैमेला क्या करता है, ये जो नाइबर वाले सेल होंगे, पड़ोसी वाले सेल होंगे, उनको जोड़ के रखता है, उनको चिपका के रखता है, ग्लू जैसा काम करता है, बस उसको चिपकाने का काम है। लेकिन जो प्लाज्मोडेस्टिमेटा वो क्या करता है, वो फंक्शनली यहाँ पे अटैचमेंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है कि इनके अंदर का जो भी माल है वो कहाँ पहुँच जाए, दूसरे वाले सेल के अंदर चले जाए, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे एक फंक्शनल कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है प्लाज्मोडेस्टिमेटा। लेकिन अगर स्ट्रक्चरल फंक्शन देखा जाए कि स्ट्रक्चर जैसा फंक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे जोड़ने का काम, ग्लूइंग का काम, चिपकाने का काम कौन कर रहा है, वो मिडिल लैमेला कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एनिमल सेल की तरफ। जो एनिमल सेल है उसके ऊपर कोई भी सेल वॉल वगैरह प्रेजेंट नहीं है, ये ठीक है। ये हो जाएगा सबसे बाहर के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे देखिए जो बीच में यहाँ पे लोकेटेड है, ये कौन है, न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके न्यूक्लियस के ऊपर डबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया मतलब डबल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई। यहाँ पे देखेंगे बीच में यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। इसके अलावा देखिए कुछ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से यहाँ पे स्ट्रक्चर निकले हैं, नेटवर्क जैसे, इसे हम बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन इनके ऊपर राइबोसोम है तो ये कैसे होंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हेल्प करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस करने में। ओके, कुछ ऐसे भी यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनमें कोई राइबोसोम नहीं, स्मूथ है, ठीक है, तो ये बोलेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इसके अलावा देखिए ये सेंट्रियोल प्रेजेंट है। सेंट्रियोल क्या है, देखिए यहाँ पे सेंट्रोसोम का मतलब क्या हो गया कि दो सेंट्रियोल जब 90 डिग्री पे प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोसोम बोलेंगे, लेकिन एक को सेंट्रियोल बोलेंगे, जो हेल्प करेंगे किसमें, सेल डिवीजन में। ओके, अब आगे यहाँ पे देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है इनको बोलेंगे गोल्गी एपरेटस। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हो गया यहाँ पे जो छोटे छोटे, यहाँ पे इनमें भी क्या प्रेजेंट है, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसे भी हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे भी देखिए प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलेंगे। यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो यहाँ पे देखिए इनके ऊपर जो लेयरिंग है, इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है थोड़ा सा यहाँ पे इन्वेजिगेट हो गए हैं, मतलब कि इम्बेडेड हो गए सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, इसे हम माइक्रोपिलाई बोलेंगे। इनके पास में माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या है, 70S वाले राइबोसोम प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म में 80S वाले हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसे हैं, 70S वाले हैं। बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे ही ये सेम है, बस कुछ चीज़ें डिफरेंस है। इनमें सेंट्रियोल पाए जाते हैं या सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे प्लास्टिड मीन्स यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, सेंट्रियोल एब्सेंट है। तो ये सब क्या हो गए, डिफरेंसेस हो गए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। देखिए परऑक्सिसोम दोनों में प्रेजेंट है। याद रखिएगा कि अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आता है कि परऑक्सिसोम क्या प्लांट में प्रेजेंट है, नहीं, दोनों में ही प्रेजेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, आगे हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। इसको हम लोग कल कवर करेंगे क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और समझने लायक है, ठीक है। तो हम लोग इसे कल कवर करेंगे। अगर आप किसी भी लाइन में कहीं पे भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी करूँगी।
कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे सीधा कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। क्योंकि मैं जितना सब कुछ भी पढ़ाती हूँ, जो भी मैं क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कराती हूँ, सब कुछ अपने टेलीग्राम पे दे देती हूँ, तो आप वहाँ से जाके खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं जो भी PDF डालती हूँ विद सोल्यूशन डालती हूँ। जो क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप सोल्यूशन देख के भी समझ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, रिवीजन करते रहिए। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।